दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे हरियाणा पीसीएस के पीटी में जितने भी पॉलिटी से आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी का हम करेंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और इकोनॉमी के आगे जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें इन क्वेश्चनों को करेंगे। अभी मेरे पास ये है जिसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके 2019 में, 2014 में, 2011 में और उससे पहले की जितनी पीटी हुए इन सभी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए। ये क्वेश्चन देखिए पिछली बार का और उससे पिछली बार का हिंदी इंग्लिश दोनों में था। ये हिंदी में है और उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इंग्लिश में, वो मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। तो देर ना करते हो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है पॉलिटी का, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। ऑल इंडिया सर्विस है जो, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की जा सकती है? या तो 2/3 के अधिक राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका बी, ये राज्यसभा के द्वारा की जा सकती है। ऑल इंडिया सर्विस हैं जो नई अखिल भारतीय सेवा। और जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं 312 आर्टिकल 312 में दी गई हैं। वहीं पर यह बात बताया गया है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने के 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा पास कर देती है संकल्प, तो संसद उसके लिए नई अखिल भारतीय सेवा की सृजना कर सकती है। वहीं पर यह बात बताई गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 30 जून 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो होता है हमारा, जो सरकार को विधिक संबंधी विषयों पर जानकारी देता है, सरकार की तरफ से कोर्ट में भी पेश होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 30 जून 2017 को किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है आपका के वेणुगोपाल। इनको अभी रीनियुक्ति भी इनकी कर दी गई है, वहाँ पर दोबारा से इनको अपॉइंट कर दिया गया है जुलाई में 1 साल के लिए। के वेणुगोपाल अभी भी हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग कब राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति में विभाजित हुआ? इसको डिवाइड कर दिया गया था। देखिए पहले एक ही आयोग होता था, बाद में इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 सितंबर 2003 में ये किया गया था, इसको डिवाइड कर दिया गया था। और अभी ये दे रखा है एससी जो आपका आयोग है 338 में है, आर्टिकल 338 में है एससी आयोग है जो। और जो एसटी आयोग है, शेड्यूल ट्राइब वाला जो है, वो 338A में है। और अभी जो अमेंडमेंट, एक नया अमेंडमेंट है जो एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए 102वां संविधान संशोधन किया है ये 2008 में एनसीबीसी के लिए। तो ये आपका है ओबीसी के लिए, ये 338B में आपका हो गया है। तो 338 में आपका एससी आयोग शेड्यूल कास्ट वाला और शेड्यूल ट्राइब वाला 338A और 338B में आपका हो गया है एनसीबीसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? ये जो विषय दे रखे हैं इनमें से कौन सा भारत की समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट है जो हमारी, उसमें नहीं है? जैसे हमारी जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल दिए गए, उसमें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है जिसपे सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकता है। हालांकि कुछ विषयों में राज्यसभा अगर संकल्प पारित कर दे सेंटर बना सकता है, लेकिन स्टेट ही बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो आपराधिक प्रक्रिया है वो कंकरेंट लिस्ट में है, आपराधिक में दोनों बना सकते हैं, बिजली में भी दोनों का है, और पुरातत्विक स्थल हैं उसमें भी दोनों बना सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था है जो पब्लिक ऑर्डर है, ये स्टेट लिस्ट में है, इस पर राज्य ही बना सकता है, स्टेट लिस्ट में है ये। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में से किसमें सबसे बड़ी बेंच है? देखिए ये क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजिंग है, पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों ने दिया है, क्योंकि अभी का हम देखें हिसाब तो बम्बई उच्च न्यायालय है जो मुंबई हाई कोर्ट है और गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इसमें दोनों में ही बेंच ज़्यादा है। मतलब एक मुख्य बेंच है इनकी और 3 इनकी जो खंडपीठ हैं वो बनाई हुई है अलग अलग से। तो ये दोनों ही हो जाएगा, दोनों में बराबर बराबर हैं इसमें। एरिया देखें तो तब भी, और अगर बेंच का हिसाब देखें 3 बेंच हैं इनकी, 4 होगी, सॉरी एक मुख्य बेंच होगी। तो टोटल हम अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो 25 हो चुके हैं। लास्ट वाला जो है वो तेलंगाना वाला है, तो इसका आंसर 2 इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न है हमारा, संघ की विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तब ही कानून बना सकती है जब, जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, स्टेट लिस्ट में, जो हमारी स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर सेंटर कब कानून बना सकता है? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे, स्पीकर की आज्ञा से, राष्ट्रीय आपातकाल हो। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा इसके लेकर प्रस्ताव पारित करती है तब। स्टेट लिस्ट की यहाँ पर बात बता रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल में अलग से कंडीशन होती हैं, तो इसका आंसर आपका ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत स्कूलों में उच्च प्राथमिक शिक्षा पर छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये आपका जो है, इसका आंसर है आपका ए, छात्र और शिक्षक का अनुपात 35 और 1 का होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि 35 अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर एक शिक्षक उनके ऊपर होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, राइट टू एजुकेशन वाला ये जो एक्ट है ये आपका बनाया गया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन, और इसके लिए इस आधार बनाया गया था 21A, आर्टिकल है हमारा जो 21A, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। और ये 21A जोड़ा गया था हमारा 86वीं अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, ये 2002 में जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, फंडामेंटल राइट है जो भी, और इसके बाद में एक्ट बना है आपका 2009 में। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलान चिन्ह करने हैं सूची 1 में दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इसकी हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 153 है जो 153 है, इसमें है गवर्नर के बारे में बताया गया है 153 में, तो इसका बी हो जाएगा, गवर्नर का शासनादेश। हिंदी में इन लोगों ने ऐसे ही लिखा हुआ है। 154 की बात करें तो इसमें है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी अधिकारी की बात की गई है और कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा डी 154 का। और 155 का तो ही राष्ट्रपति गवर्नर को अपॉइंट करता है, ये हो जाएगा इसका। और 156 का है, इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका। 153 में है गवर्नर का शासनादेश, गवर्नर के बारे में बताया। 154 में है इसकी राज्यपाल के कार्यकारी अधिकारी, और 155 में है आपका इसका अपॉइंटमेंट, 156 में है इसका कार्यकाल, टाइमिंग, इसकी टर्म दी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए आगे के जो प्रश्न हैं वो इंग्लिश में है, क्योंकि इससे पहले जो पेपर आता था वो केवल इंग्लिश में ही आता था, जो हरियाणा पीसीएस के देते होंगे एग्जाम उन्हें पता होगा। अगला प्रश्न है, द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जो हमारी स्थायी समितियाँ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी आर टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा एंड रेशियो, उनका रेशियो क्या रहता है? इसमें मेंबर हैं जो, उनका रेशियो क्या रहता है आपका? स्थायी समिति हैं जो हमारी, जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, इनमें रेशियो क्या रहता है आपका? तो जितनी भी स्थायी समितियां हैं आपकी, इनमें जो रेशियो रहता है आपका वो ये है, यानी कि अगर इसके 20 मेंबर हैं तो इसके 10 मेंबर रहते हैं। लोकसभा के ज़्यादा मेंबर होते हैं और राज्यसभा के उसके आधे मेंबर होते हैं। ज़्यादातर समितियां हैं जितनी, उनमें मेंबर हैं, जैसे लोकसभा के 15 मेंबर हैं तो राज्यसभा के वहाँ पर 7 मेंबर हैं, तो इसके नज़दीक आपका ये हो जाएगा 2:1, ये वाला आपका रेशियो आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10th फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, 10th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी जो हैं हमारे 11 हो चुके हैं, बाद में एक और जोड़ दिया गया था इसमें, जो शुरुआत में जोड़े गए थे वो 10 ही जोड़े गए थे, जो फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। तो इसका आंसर है आपका सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर ये आपके जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में द्वारा बता रहा हूँ, और ये अमेंडमेंट हुआ आपका हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी बोला जाता है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे संविधान में। आगे है आपका प्रश्न है, विच आर्टिकल इंश्योर इम्बोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत किसके द्वारा किया गया है? अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, इसको अपराध घोषित जो किया गया है वो है 17, आर्टिकल 17, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 इससे जुड़ा हुआ है। आगे है कमेटीज के बारे में पूछा गया है, कमेटी ऑन पंचायती राज और फॉर्मेट इन, कौन कौन सी कमेटी जो है पंचायती राज से जुड़ी हुई है इसमें।
देखिए इसका तो सभी को पता होगा, जिसके आधार पर हमारा ये है बलवंत राय मेहता समिति। इसी के आधार पर हमारा त्रिभाषीय फार्मूला है, तीन स्तरीय फार्मूला है जो हमारा, जैसे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक होती है, जिला पंचायत होती है, तो ये 3 स्तर होते हैं। अशोक सिंह मेहता समिति है, इसने 2 स्तरीय की बात की थी, और ये भी इससे जुड़े हुए हैं, वीटी कृष्णामाचारी और ये तख्तमाल जैन स्टडी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके चारों हैं, ये चारों इससे जुड़े हुए हैं पंचायती राज से। अगला हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट आर इंस्टीट्यूट, हाई कोर्ट कहाँ पर दिया गया है, उसका जो गठन, उसके बारे में जो बताया गया है। तो इसका आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा ए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट अंडर पार्ट 6 छठे भाग में दिया गया है संविधान के, अध्याय उसमें 5 है, चैप्टर 5, आर्टिकल 214 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है भाग 5 में, तो आपका सेंटर के बारे में बताया गया है, और भाग 6 है जो स्टेट है, स्टेट के बारे में बताया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली और ये हाई कोर्ट, इनके बारे में बताया गया। तो इसका आंसर ये है, ये पूछा जा सकता है दोबारा। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडियन एज ए वेलफेयर स्टेट। भारत को कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें की गई है, कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में इसमें बताया गया है। तो ये है, इसका आंसर है आपका सी। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 4 में है, जो हमारे डीपीएसपी दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है कि राज्य के द्वारा शासन चलाते समय ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। देखिए जो फंडामेंटल राइट हैं हमारे, वो हैं जो नागरिकों को मिले हुए हैं या जो व्यक्ति हैं उनको मिले हुए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारी, वो हमारे कर्तव्य हैं, और इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो स्टेट है, वो स्टेट बनाता है, स्टेट अपने शासन लागू करते समय या कानून बनाते समय इनको लागू करता है। तो ये कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता है स्टेट इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप द कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप, किसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बताया गया है, ये है आपका जो पंजाब को डिवाइड किया गया था, पंजाब हरियाणा बनाए गए थे। तो ये इसका आंसर है आपका, पूरी डिटेल में पढ़ने से मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका बी, जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी अप्रैल 1966 में। डिवाइड द एक्सेप्टिंग पंजाब एंड डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ न्यू स्टेट हरियाणा, गिविंग कंसिडर दी टू दी लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। तो इसका आंसर बी है आपका, जस्टिस JC शाह। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एक फंडामेंटल राइट है उसको ख़त्म कर दिया गया था। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं पहले 7 होते थे, अभी जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे पास 6 हैं। तो फंडामेंट कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था, कौन सा किया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको लीगल राइट बना दिया था, अभी ये लीगल राइट है 300A में, अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके आगे, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर इंजॉय बाय द इंडियन। कितने फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं। तो ये है, ऊपर ही मैं आपको बता के हटा हूँ, 6 हैं, 6 हैं यहाँ पर। इसका आंसर डी है, 6 फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं, पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी वाला बता ही दिया, वो हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया था उसको। तो ये हैं, सबसे पहले है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी वाला जो है वो दिया गया है हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम वाला जो है वो दिया गया है 19 से 22 में। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका दिया गया है 23 और 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन वाला जो अधिकार है ये आपका दिया गया है 25 से लेके 28 तक में। उसके बाद है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट,
संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, तो ये आपका दिया गया है 29 और 30 में। और उसके बाद है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से किसी का हनन होता है तो वो है आपका आर्टिकल 32 में। अगला क्वेश्चन है हमारा दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें और डीपीएसपी हैं जो हमारे नीति निर्देश सिद्धांत, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर मैं पहले बता दूं, इसका आंसर है सी, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, न्यायोचित हैं। अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है किसी के भी द्वारा, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, जो ऊपर बता के टर्म आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये लागू नहीं हो रहा है जो इसमें दिया गया है। तो बाकी ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। नेगेटिव पॉजिटिव वाले ये ऊपर गलत दिए जो हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कैग भी बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जो इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। ये जो आगे कमेटियाँ दी गई हैं इनका किसका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी उनको करता है, जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है हमारा। तो इसमें है ये, इसका आंसर है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। क्योंकि अपनी जो रिपोर्ट है, कैग जो अपनी रिपोर्ट है वो इसी समिति को सौंपता है, अपनी पूरी लोक लेखा समिति, और यही उस पर निर्णय लेती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यय वगैरह खर्चे वगैरह जो किए जाते हैं उनकी जांच जो होती है। तो ये अगला प्रश्न है हमारा, इफ देयर इज वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु हैज इम्प्रूवमेंट टू फंक्शन एज प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा? तो ये इसकी जगह है, इसका आंसर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह भी राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित हो जाता है, मतलब उसका पद खाली हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उपराष्ट्रपति भी इसी तरह से पोस्ट वो खाली हो जाती है, तो उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभाल लेता है। एम हिदायतुल्लाह खान ने संभाली थी, एक बार ऐसी परिस्थिति हो गई थी। आगे है आपका, इफ प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। अगर राष्ट्रपति जो पार्लियामेंट ने उसको बिल दिया है उसको वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, तो उसको कैसे दोबारा से पास किया जाएगा या कैसे उसके लिए स्थिति होगी? तो इसमें है रिपैसेज ऑफ द बिल बाय द 2/3 मेजोरिटी। क्या उसको 2/3 बहुमत के द्वारा पास करके दोबारा भेजना पड़ेगा राष्ट्रपति के पास, तब पास होगा, या सिंपल मेजोरिटी से, या उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग होगी, या अमेंडमेंट होंगे, इसको स्वीकार कर लिया जाए। तो ये है लोकसभा राज्यसभा अगर जैसे पास करके प्रेसिडेंट के पास किसी बिल को भेजती हैं तो राष्ट्रपति को एक बार वापस करने का उसको अधिकार है, अगर वो धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, तो उसको दोबारा सिंपल मेजॉरिटी से, इसका आंसर भी हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से भी अगर ये दोनों भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को उसको पास करना ही होगा। हालांकि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है। ये डिटेल में जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, अभी क्वेश्चन ही हम कर लेते हैं। टू whom does the president address the letter of resignation। अब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है, रेजिग्नेशन है, किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देता है वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति दे देता है। ये आपका आर्टिकल जहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, उसकी टर्म बताई गई है, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 56 में। अगला है, टू हाउस हैं जो हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, और द पार्लियामेंट इंजॉय को इक्वल पावर इन ऑल स्फीयर एक्सेप्ट। इन किन किन के अलावा किसमें नहीं करते, को इक्वल पावर नहीं करते, इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसमें इक्वल पावर नहीं करते हैं?
तो देखिए इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें लोकसभा के मेंबरों की राज्यसभा के मेंबरों की सेम पावर है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो अमेंडमेंट है संविधान संशोधन होता है उसमें भी इक्वल पावर है। लेकिन जो फाइनेंस मैटर है धन विधेयक जो बिल होते हैं उसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा है, राज्यसभा की ऐसी कोई पावर नहीं है, उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये अलग है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसकी जो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है। ये साफ साफ लिखा गया है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है 75। तो इसमें दो हैं, पहला और दूसरे को छोड़ कर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बाकी दोनों में सेम पावर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा इम्पीचमेंट। प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड, किसके द्वारा इनिशिएटेड लिया जाएगा इम्पीचमेंट? जो महाभियोग लगाया जाता है प्रेसिडेंट के खिलाफ, आर्टिकल 61 में दिया गया है, बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली इन लोकसभा, इन इधर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली इन जॉइंट सीटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई सा भी, लोकसभा में भी हो सकता है या राज्यसभा में भी। एक सदन जो है वो आरोप लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करवाता है। यदि दोनों 2/3 बहुमत से उसको पास कर देते हैं, और टोटल के 51 और उपस्थित और मतदान देने वाले के 2/3, इसमें दोनों ही कंडीशन होनी होती हैं, ये वाली भी और 2/3 वाली भी, ये दोनों ही अगर पास हो जाती हैं तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी का भी ऐसे ही मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी ऐसे ही मिल जाएगा। पेपर मैंने डाल दिए हैं, पीटी के भी मैंने डाल रखे हैं, मेंस के भी डाल रखे हैं। मेंस का जो पेपर है वो आपका सिर्फ इंग्लिश का रहता है, वो भी मैं अभी डाल दूंगा। और इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।